हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल मंदिर। आज की वीडियो में हम अशोक के अभिलेखों को जो है वो विस्तार से पढ़ेंगे। अशोक जो है वो पहला ऐसा शासक था जिसने अपनी राजाज्ञाओं और अपनी घोषणाओं को अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया था। तो अशोक के सभी अभिलेखों का अध्ययन जो है हम इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। उसके जो है वो अभिलेख कितने वर्गों में विभाजित किए जाते हैं, कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं और उनसे क्या क्या जानकारियाँ हमें मिलती हैं, वो सब जो है हम डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अशोक के अभिलेखों की खोज जो है वो किसने की थी। तो अब अशोक के अभिलेख जो है सबसे पहले स्टीफन थैलर ने खोजे थे। कहाँ से, कब? 1750 ईस्वी में। तो सबसे पहले खोज किसने की थी? स्टीफन थैलर ने 1750 ईस्वी में। और इसकी जो लिपि है वो पढ़ने में जो सफलता हासिल की थी वो की थी जेम्स प्रिंसेप ने। कब? 1837 ईस्वी में। तो सबसे पहले अशोक के अभिलेख को किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। कब? 1837 ईस्वी में। इससे पहले दिल्ली सल्तनत के शासक फिरोज शाह तुगलक ने भी जो है वो अशोक के अभिलेखों को पढ़वाने का एक असफल प्रयास किया था दिल्ली के ब्राह्मणों से, जिसमें कि वह सफल नहीं हुआ था। तो सबसे पहले जो अशोक के अभिलेख पढ़ने में सफल हुआ था वह था जेम्स प्रिंसेप। और कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में। अब हम देखते हैं कि अशोक के अभिलेखों का विभाजन जो है वो कितने वर्गों में किया जाता है। तो ये 3 वर्गों में किया जाता है: शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। शिलालेख जो है जो कि चट्टानों पर कुरेद कर जो है लिखवाए जाते थे, और स्तंभ लेख पिलर रोप कर अथवा स्तंभ रोप कर जो है उस पर जो लेख लिखवाए जाते थे वो स्तंभ थे। और गुहा लेख अर्थात जो गुफाओं की दीवारों पे लिखवाए जाते थे उसे गुहा लेख कहते हैं। तो शिलालेख जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, लघु शिलालेख और दीर्घ शिलालेख। इसी तरह स्तंभ लेख भी जो है वो लघु स्तंभ लेख हैं और दीर्घ स्तंभ लेख हैं। तो इन सब का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो है आज की वीडियो में हम दीर्घ शिलालेख देखेंगे। अशोक के जो दीर्घ शिलालेख हैं वो क्या हैं? ये 14 लाइनों वाला एक शिलालेख है जो कि अलग अलग 8 स्थानों से हमें मिला है। अर्थात इस शिलालेख में कुल 14 लाइनें लिखी गई हैं। जो दीर्घ शिलालेख है ये 14 लाइनों वाला एक समूह है, अर्थात 14 लेखों का एक समूह है जो कि 8 स्थान अलग अलग स्थानों से हमें देखने को मिला है। तो ये कहाँ कहाँ से हमें देखने को मिला है वो देखते हैं। तो सबसे पहले शहबाजगढ़ी जो कि पाकिस्तान के पेशावर ज़िले में स्थित है वहाँ से मिला है, और इसकी खोज जो है वो 1836 ईस्वी में कोर्ट ने की थी। तो कहाँ से मिला है? पाकिस्तान के पेशावर से। और इसकी खोज किसने की थी? कोर्ट ने की थी। कब की थी? 1836 ईस्वी में। अगला है मानसेहरा जो कि पाकिस्तान से ही मिला है, पाकिस्तान के हजारा ज़िले से। शहबाजगढ़ी जो है वो पाकिस्तान के पेशावर ज़िले में स्थित है, और मानसेहरा जो है वो पाकिस्तान के हजारा ज़िले में स्थित है। और मानसेहरा की खोज 1889 ईस्वी में कनिंघम के द्वारा की गई थी। कालसी जो कि उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है, इसकी खोज 1860 ईस्वी में फॉरेस्ट के द्वारा की गई थी। इसी तरह गिरनार जो कि गुजरात के गिरनार ज़िले से मिला है, और इसकी खोज जो है वो 1822 ईस्वी में कर्नल टोड के द्वारा की गई थी। धौली जो कि उड़ीसा के पुरी में स्थित है, इसकी खोज जो है वो 1837 ईस्वी में कीटो के द्वारा की गई थी। 1837 में ही और क्या हुआ था? 1837 में जेम्स प्रिंसेप को सर्वप्रथम इनको पढ़ने में सफलता मिली थी, और 1837 में ही उड़ीसा के पुरी ज़िले से जो है हमें धौली नामक शिलालेख प्राप्त हुआ है, जिसकी खोज 1837 में कीटो ने की थी। जोगढ़ जो कि उड़ीसा के ही गंजाम ज़िले से प्राप्त हुआ है, और इसकी खोज जो है वो 1850 ईस्वी में इलियट के द्वारा की गई थी। तो उड़ीसा से हमें 2 शिलालेख मिले हैं, एक धौली से पुरी नामक स्थान से धौली, और उड़ीसा के गंजाम नामक स्थान से जो कि जोगढ़ शिलालेख हमें प्राप्त हुआ है। इसी तरह अगला जो है वो है एरागुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश से मिला है, आंध्र प्रदेश के करनूल ज़िले में। इसकी खोज जो है वो 1929 ईस्वी में अनु घोष के द्वारा की गई थी। अगला है सोपारा जो कि महाराष्ट्र के थाना से मिला है, और इसकी खोज जो है वो 1882 ईस्वी में भगवान लाल के द्वारा की गई थी।
तो इस तरह से इन 8 स्थानों से हमें जो है वो अशोक के दीर्घ शिलालेख मिले हैं, जिनमें कि 14 लेख लिखे गए हैं। तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं हम कहाँ कहाँ से मिले हैं। शहबाजगढ़ी जो कि पाकिस्तान के पेशावर में स्थित है, मानसेहरा पाकिस्तान के हजारा में, कालसी उत्तराखंड देहरादून से मिला है, गिरनार गुजरात के गिरनार में, धौली उड़ीसा के पुरी में स्थित है, जोगढ़ उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित है, एरागुड़ी आंध्र प्रदेश के करनूल में तथा सोपारा जो है वो महाराष्ट्र के थाना में स्थित है। तो इन 8 स्थानों से जो है हमें दीर्घ शिलालेख प्राप्त हुए हैं। इन शिलालेखों में क्या विषय वस्तु है, 14 शिलालेख कौन कौन से हैं, इनको हम आगे देखते हैं। तो अशोक के 14 शिलालेख व उनकी विषय वस्तु। पहला प्रथम शिलालेख जो है उसमें उत्सव का निषेध किया गया है और पशु बलि का निषेध किया गया है। इसमें सभी उत्सवों पर जो है प्रतिबंध नहीं लगाया था। सम्राट अशोक ने उन उत्सवों पर प्रतिबंध लगाया था जिनमें पशुओं का वध किया जाता था, अर्थात पशु बलि पर जो है वो पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। द्वितीय शिलालेख में जो है हमें सीमांत राज्यों जिनके अंतर्गत चोल, पांडेय, स्त्रीपुत्र, केरल पुत्र और श्रीलंका का उल्लेख मिलता है। यवन राजा एंटियोकस का उल्लेख मिलता है। पशु चिकित्सा और मानव चिकित्सा का उल्लेख मिलता है। लोक कल्याणकारी कार्य जैसे कुआं खुदवाना, छायादार पेड़ लगवाना आदि का जो है उल्लेख हमें इस शिलालेख से मिलता है। ये लोक कल्याणकारी कार्य आगे चलकर मध्यकाल में जो है वो फिरोज शाह तुगलक और जहांगीर के द्वारा भी करवाए गए थे, प्राचीन भारत में जहां अशोक ने लोक कल्याणकारी कार्य करवाए थे। तो दूसरे शिलालेख से जो हमें क्या क्या मिलता है, सीमांत राज्यों का उल्लेख मिलता है जिसमें चोल, पांडेय, स्त्रीपुत्र, केरल पुत्र और श्रीलंका का उल्लेख है। और यवन राजा एंटियोकस का उल्लेख मिलता है। पशु चिकित्सा और मानव चिकित्सा का उल्लेख मिलता है। सम्राट अशोक ने जो है वो पशुओं के लिए भी चिकित्सालय खुलवाए थे और मानव के लिए भी जो है वो चिकित्सालय खुलवाए थे। उसके अलावा अन्य कल्याणकारी कार्य जैसे कुएं खुदवाना, छायादार पेड़ लगवाना, इन सब का वर्णन जो है हमें द्वितीय शिलालेख से मिलता है। आगे देखते हैं तृतीय शिलालेख। इससे युक्तों को राजुकों व प्रादेशिकों के साथ प्रति 5वें वर्ष दौरे का आदेश। इस शिलालेख से हमें पता चलता है कि सम्राट अशोक ने अपने अधिकारियों, युक्तों, राजुकों और प्रादेशिकों को आदेश दिया था कि वे प्रति 5वें वर्ष दौरे पर जाएं और माता पिता, मित्र, ये हुए टाइपिंग मिस्टेक है हमसे, मित्र और रिश्तेदारों के प्रति आज्ञाकारी होना, ब्राह्मणों, शर्मणों को दान देना, अल्प व्यय, अल्प संग्रह करना। अर्थात इसमें जो है वो अशोक अपने युक्तों, अधिकारियों जैसे युक्तों, राजुकों और प्रादेशिकों को आदेश देता है कि प्रति 5वें वर्ष जो है वो दौरे पर जाएं और जो है वो जनता को बताएं कि वे अल्प व्यय करें, अल्प संग्रह करें, माता पिता की सेवा करें, अपने मित्रों और रिश्तेदारों के प्रति जो है वो अच्छा आचरण करें और ब्राह्मणों और शर्मणों को जो है वो दान दें। तो इन सब का वर्णन जो हमें अशोक के तीसरे अभिलेख से मिलता है। आगे हम देखते हैं चतुर्थ अभिलेख, चतुर्थ शिलालेख। चतुर्थ शिलालेख से वर्णन मिलता है रण घोष के स्थान पर धम्म घोष, धम्मानुशासन के लिए शीलवान आचरण पर बल। अर्थात रण घोष के स्थान पर धम्म घोष पर बल दिया गया है और धर्म अनुशासन के लिए जो शीलवान आचरण पर बल दिया गया था। 5वां शिलालेख जिसमें राज्याभिषेक के 13वें वर्ष धम्म महात्रों की नियुक्ति, यवन, कंबोज, गंधार, रिष्टिक, पैतनिक आदि जनपदों और जातियों का उल्लेख। तो 5वें शिलालेख से हमें क्या मिलता है कि अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष जो है धर्म मात्रों की नियुक्ति की थी और इसी अभिलेख से हमें यवन, कंबोज, गंधार, रिष्टिक, पैतनिक आदि जनपदों और उनकी जातियों का उल्लेख हमें मिलता है। अगला है छठा शिलालेख जिससे अशोक अपने प्रतिवेदकों को आदेश देता है कि मैं जहाँ भी रहूँ मुझे प्रजा के विषय में सूचना दें। तो इस शिलालेख से हमें क्या पता चलता है कि अशोक ने अपने प्रतिवेदकों को आदेश दिया कि मैं जहाँ भी रहूँ उस समय, चाहे दिन हो चाहे रात हो, मैं सो रहा हूँ या खाना खा रहा हूँ, मैं किसी भी स्थिति में हूँ, हर समय जो है वो मेरी जनता के बारे में जो है मुझे सूचना दी जाए। अगला शिलालेख है 7वां शिलालेख जिसमें सब लोगों को धर्म श्रवण के संदेश दिए गए हैं, जिसमें
जैसे सभी धर्मों के लोग सभी स्थानों पर रहें, सभी धर्मों के मध्य आत्मनियंत्रण और मन की पवित्रता होनी चाहिए। तो 7वें शिलालेख से हमें क्या उल्लेख मिलता है कि सब धर्मों को जो है वो श्रवण के संदेश दिए गए और सभी धर्मों के लोग जो है वो सभी स्थानों पर रहें और सभी धर्मों के मध्य आत्मनियंत्रण और मन की पवित्रता होनी चाहिए। अगला है 8वां शिलालेख। इसमें राज्याभिषेक के 10वें वर्ष विहार यात्रा के स्थान पर धर्म यात्रा की शुरुआत का उल्लेख मिलता है। इस 10वें वर्ष में जो है वो अशोक ने रुमिनदेई की यात्रा की थी। अगला जो अभिलेख है वो है 9वां शिलालेख, जिसमें हमें उल्लेख मिलता है कि लोग विशेषतः स्त्रियां बहुत से सारहीन मंगल करती हैं, इनके स्थान पर धम्म मंगल करना चाहिए। इस शिलालेख में धम्म मंगल को श्रेष्ठ बताया है। तो 9वां शिलालेख में क्या कहा गया है कि स्त्रियां जो कि सारहीन मंगल करती हैं उनके स्थान पर धम्म मंगल करना चाहिए और इसी शिलालेख में धम्म मंगल को श्रेष्ठ बताया है। अगला है 10वां शिलालेख, जिसमें धम्म की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। 11वें शिलालेख में धम्मदान को सर्वश्रेष्ठ बताया है। 12वां शिलालेख इसमें धार्मिक सहिष्णुता को दर्शाता है और हम इसमें जो है हमें यह उल्लेख मिलता है कि हमें सभी संप्रदायों का सम्मान करना चाहिए। इसमें धम्म महामात्र के साथ स्त्री अध्यक्ष महामात्र और वज्रभूमि महामात्र अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। 13वें शिलालेख से हमें कलिंग युद्ध और उसके बाद राजा के मन में जो पश्चाताप हुआ था उसका वर्णन हमें मिलता है। और इसी शिलालेख से दक्षिण में चोल, पांडे और श्रीलंका में धम्म विजय का भी उल्लेख मिलता है। तो 13वें शिलालेख से हमें क्या वर्णन मिलता है? कलिंग युद्ध का और उसके पश्चात जो पश्चाताप हुआ था उसका वर्णन मिलता है। दक्षिण में चोल, पांडे और श्रीलंका में धम्म विजय का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा जो है विदेशी राजाओं जैसे एंटियोकस, टोलमी, एंटीगोनस, मैगस और अलेक्जेंडर का उल्लेख और इन राजाओं के क्षेत्र में भी धम्म विजय का उल्लेख मिलता है। अर्थात विदेशी राजाओं जो एंटियोकस, टोलमी, एंटीगोनस, मैगस और अलेक्जेंडर हैं, इन सभी का उल्लेख मिलता है और इन राजाओं के क्षेत्र में धम्म विजय का भी उल्लेख मिलता है। इसके अलावा इसी लेख में अशोक ने आटविक जनजातियों को धमकी दी थी कि वे धर्म का मार्ग धारण करें, अन्यथा परिणाम बुरा होगा। तो ये वर्णन भी जो है हमें 13वें शिलालेख से मिलता है। अगला है 14वां शिलालेख। ये धर्मानुशासन राजा प्रियदर्शी, इसमें जो है हमें वर्णन मिलता है कि धर्मानुशासन राजा प्रियदर्शी द्वारा इसीलिए जो है ये शिलालेख खुदवाए गए हैं ताकि लोग धर्म के सिद्धांतों का पालन करें। अर्थात 14वें शिलालेख में जो है अशोक लिखवाता है कि ये शिलालेख जो हैं वे धर्मानुशासन राजा प्रियदर्शी द्वारा खुदवाए गए हैं और इसलिए खुदवाए गए हैं ताकि लोग धर्म के सिद्धांतों का पालन करें। और इसमें यह भी लिखवाया गया है कि मेरा राज्य अत्यंत विशाल है, इसमें बहुत से लेख लिखवाए गए हैं और आगे भी मैं लिखवाऊंगा। तो ये सब वर्णन जो है वो हमें 14वें शिलालेख से मिलता है। अब जो हमने 8 स्थानों से देखे थे उनमें जो 2 स्थान थे धौली व जौगढ़, तो धौली व जौगढ़ में जो है वो शिलालेख नंबर 11, 12 और 13 जो है वो नहीं मिलते। इनके स्थान पर 2 पृथक लेख जो है हमें मिलते हैं। वो क्या है? तो प्रथम पृथक लेख है, उसमें लिखवाया गया है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। और द्वितीय पृथक लेख जो है उसमें ये वर्णन मिलता है कि एक अकेला व्यक्ति भी अभिलेख सुनने की मांग कर सकता है। तो इस तरह से जो है हमने सभी 14 शिलालेख जो कि हमें 8 स्थानों से मिले, किन 8 स्थानों से मिले और कौन से वर्ष में जो है उनकी खोज की गई और किसके द्वारा उनकी खोज की गई, ये सब हमने देखा। और ये 14 शिलालेख कौन कौन से हैं कि कौन से शिलालेख में क्या वर्णन मिलता है, इन सब का अध्ययन हमने इस वीडियो में किया है। तो इसके अलावा जो अशोक के लघु शिलालेख हैं ये तो दीर्घ शिलालेख थे। लघु शिलालेख और उसके लघु और दीर्घ स्तंभ लेख और गुहा लेख का वर्णन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।